हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस चीज़ को बोलते हैं और उसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने देखा है इस कंसेप्ट में स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आती है एंड दे गेट हाईली कंफ्यूज। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। तो देखिए, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल एंड बेस पढ़ते हैं, लुईस एसिड बेस, तो एक्चुअली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लाइक दीज टू टर्म्स। वहाँ पे ऐसा इस तरह के टर्म का यूज़ ही नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड्स में थोड़ा नहीं काफ़ी सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे हमने लिया है क्लोरोइथेन और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ जो कार्बन है इस पर डेल्टा प्लस है, ये जो Cl है इस पर डेल्टा नेगेटिव है। और अब क्या होगा, इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो ये जो O है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, जिससे O में और C में क्या बनेगा, बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में ये जो OH नेगेटिव है ये इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसी है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है, कार्बन एटम को डोनेट करता है। सो न्यूक्लियोफाइल इज अ पर्टिकुलर यूनिट, अ स्पीसी विच डोनेट्स इज इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन एटम। लेकिन अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये रिएक्शन कराते हैं, इसमें जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा तब उस पर्टिकुलर स्पीसी को हम नाम देंगे बेस। तो ऑर्गेनिक में बेस वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो स्पीसी अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने वाला है, और न्यूक्लियोफाइल के अगर वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम को देने वाला है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर कोई कार्बन एटम को देता है तो उसके आसपास और भी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जिस कारण न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन फील होता है। हैंस न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्टेरिक क्राउडिंग पे काफ़ी डिपेंड करता है। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल हल्का फुल्का होगा तो अटैक करना उसके लिए क्या होगा, आसान। लेकिन बेस जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन H को देना होता है और H के आसपास क्राउडिंग बहुत लेस होती है, तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी इवन इफ़ द बेस इज़ बल्की, अगर वो बल्की भी है तो ऐसे केस में रिएक्शन होने पे या बेसिक स्ट्रेंथ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में। सो नाउ द पॉइंट इज, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी is a tendency of a nucleophile. It is a tendency of a nucleophile to donate electron pair. To donate electron pair. न्यूक्लियोफिलिसिटी एक न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की। वो टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी। वो टेंडेंसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे इसको कंपेयर करते हैं, तो वो अपन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केस वन इज़ द ईजिएस्ट वन एंड द मोस्ट ऑब्वियस वन। जैसे फॉर एग्जांपल हम OH माइनस और वाटर में कंपेयर करें कि किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसी है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी देगा तो डोनेट करने के बाद वो नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर वाटर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिथॉक्साइड आयन की और बात करते हैं यहाँ पे मिथेनॉल की, तो इन दोनों में से रिलेटिवली जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। यानी पहला पॉइंट ये होता है कि हम सबसे पहले उस एटम पे अमाउंट ऑफ चार्ज देखते हैं। वी हैव टू चेक द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द डोनेटिंग एटम। अगर वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम ऐसे लिख देते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका एक पेट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ methoxide, phenoxide and acetate ion.
अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो तीनों ही केसेस में -1 है, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन एटम पे चार्ज में वेरिएशन है। जैसे पहले केस में नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ए, बी एंड सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? ए। अब अपने को बी और सी में कंपैरिजन करना होगा। तो देखिए बी और सी में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अब देखिए रेजोनेंस तो बी में भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है। नाउ वी नीड टू सी कि किस में रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है। जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है उसके इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अब एसीटेट आयन में अगर हम देखें तो रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, रेजोनेंस की क्वांटिटी कम है पर इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल होता है, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पर ऑक्सीजन एटम जो चार्ज रहेगा वो रहेगा -1/2। अब ये ऑक्सीजन जो एटम है रेजोनेंस करके यहाँ रिंग में इधर जाएगा ऑर्थो पे, फिर पैरा पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यानी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यहाँ बनेंगे, यानी घूमे फिरेगा ज़्यादा। तो इससे फील आपको ऐसे आ सकती है कि ओ नेगेटिव ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी यहाँ पे लेस अवेलेबल होगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देके रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? कार्बन एटम पे आ रहा है। और कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, जिस कारण इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? लेस होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओ नेगेटिव ने ज़्यादा रेजोनेंस किया तो ओ पे अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत कम हो गया। तो एक्चुअली अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा किधर होगा? इस वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसका रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबलाइजिंग नहीं है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक जो है वो है ए के बाद है बी और उसके बाद है सी। सी इज़ द लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑल, बिकॉज इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज का ही वेरिएशन आ रहा है। आइए अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज़ वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल हमें कंपेयर करना है परऑक्साइड एंड वाटर के बीच में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम ही था, लेकिन H2O2 के केस में लोन पे रिपल्शन होने की वजह से जब यहाँ पे ऑलरेडी रिपल्शंस हो रहे हैं तो आगे O को इलेक्ट्रॉन देना क्या हो जाएगा? आसान, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही लड़ाई है, तो ये इससे दूर जाना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा। तो इस तरीके से H2O2 में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो ओपन बुक लाइक होता है, इस कारण रिपल्शन कम हो जाते हैं। भाई ओपन बुक स्ट्रक्चर से इसका रिपल्शन कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते, तो स्टिल इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। द सिमिलर केस लाइज इन द केस ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अमोनिया। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। केस नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ऑफन इसमें गलती करते हैं। देखिए ये है इथॉक्साइड आयन, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड एंड दिस इज़ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड विच इज़ वेरी वेरी फेमस। तो देखिए इन तीनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो आएगा उसके दो एस्पेक्ट हमारे दिमाग में आ सकते हैं। एक एस्पेक्ट ये आ सकता है कि भाई यहाँ पे ग्रुप बल्की हो रहे हैं, जितना बल्की ग्रुप होंगे उतना अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उस बेसिस पे ऑर्डर शुड बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C अकॉर्डिंग टू स्टेरिक क्राउडिंग। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो हमें लगेगा कि यहाँ पे जितना बल्कि ग्रुप है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उसके हिसाब से ऑर्डर आएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो नाउ द पॉइंट इज़ विच ऑफ द फैक्टर डोमिनेट्स। तो देखिए इसमें आंसर इज़ दिस वन। ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करता है, यहाँ पे क्राउडिंग का फैक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ वीक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? वीक इफेक्ट होता है। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज में यहाँ डिफरेंस आएगा दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इनफ। आपको क्लियरली दिखना चाहिए यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? क्राउडिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं, क्राउडिंग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देना दिक्कत हो जाएगी, मोटापे का शिकार हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। तो मोटापा हो जाएगा तो क्या होगा? हिलने डुलने में दिक्कत आएगी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसमें हमको क्राउडिंग का फैक्टर देखना होगा। Now the case number 4 and the very very important one, this is like this one is F minus Cl minus Br minus I minus। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो एटम्स हैं इन पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, लेकिन दे बिलोंग टू डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तब ये एटम्स आ रहे हैं।
तो इनके साइज़ में काफ़ी सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ रहा है। यानी अगर एटम्स का साइज़ में इतना वेरिएशन आए, यानी हम डाउन द ग्रुप जाएं, तो ऐसे केस में वी नीड टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हमको सॉल्वेंट का इफेक्ट लेना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट ब्रॉडली हम दो तरह के यूज़ करते हैं। वन ऑफ द सॉल्वेंट इज़ एक्चुअली known as polar protic solvent and the second type is polar aprotic solvent। polar aprotic का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल पानी ले लिया, दारू को ले लिया, एंड एसिड HF एंड मैनी मोर। एंड पोलर अप्रोटिक में फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन एसीटोन, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्राउन ईथर्स एंड ड्राई ईथर एंड मैनी मोर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे इस केस में पोलर प्रोटिक अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं तो F - Cl - Br - I- में जितना इसका बिगर साइज होगा उतना ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये हो जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज इन द केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। द रीज़न इज समथिंग लाइक दिस: when there is F negative, the size is small and charge density will be very high. When the charge density is very high, then वाटर मॉलिक्यूल विल कम इनटू प्ले एंड इससे क्या हो जाएगा? इसका H बॉन्डिंग हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे पानी के बहुत सारे हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल जो होंगे, करोड़ों मॉलिक्यूल जो होंगे, वो फ्लोरीन को घेर के बैठ जाएंगे। ओके, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, कब्जे में कर लेंगे। अब ये एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से चार्ज तो उतना ही है पर साइज़ कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो सॉल्वेशन ज़्यादा है, तो इसका ओवरऑल जो हाइड्रेटेड साइज़ होगा F नेगेटिव का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए I नेगेटिव का साइज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका हाइड्रेशन बहुत कम होगा। इसलिए F नेगेटिव और I नेगेटिव में विच इज़ बेटर? I नेगेटिव इज़ बेटर इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर अप्रोटिक की बात करें तो यही ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, इनफैक्ट अपोजिट हो जाएगा। सो द ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड इन द केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन have this negative charge which is exposed and this positive charge which is hidden behind the jungles, behind these trees। तो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्या होता है? हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ये किसी के पास नहीं जाना चाहता। और ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है? काफ़ी अच्छे से एक्सपोज्ड होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आयन है उनको वो क्या करता है? रिपेल करता है। अब रिपल्शन जितनी ज़्यादा फील होगी उतना ईजिली वो किसी पे अटैक करेगा। तो F नेगेटिव को जिसको नुकसान हुआ था पानी में, यहीं पे एसीटोन में उसको बेनिफिट होगा। F नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इस नेगेटिव से उसको रिपल्शन क्या फील होगी? ज़्यादा। हेंस द ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके सामने है CH3O नेगेटिव एंड CH3S नेगेटिव। अपने को देखना है इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, तो आप पोलर प्रोटिक मान के इसको करेंगे। ओके, बिकॉज वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो CH3O- एंड CH3S- में हम देखेंगे डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज़ का फैक्टर आएगा। साइज़ का फैक्टर आएगा तो हम सॉल्वेंट को देखेंगे। सॉल्वेंट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बिगर साइज़ होगा इट इज़ बेटर, क्योंकि छोटे साइज़ में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, सॉल्वेशन इसका पानी से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका ओवरऑल साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो डाउन द ग्रुप अगर हम पानी में या दारू में जाएंगे तो बड़ा है तो बेहतर है, इन द पानी बड़ा है तो बेहतर है, और इन द प्रेजेंस ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट छोटा है तो बेहतर है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि दीज आर द फ्यू केसेस विच वी टुक। एंड एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव विद इन द पीरियड बिलोंग करते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो ऐसे केस में इनके साइज में सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो CH3 नेगेटिव इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH नेगेटिव। ओके, एंड द सिमिलर क्वेश्चन इज़ लाइक दिस। मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ले लिया और यहाँ पे हमने लोन पेयर लिया। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन आइटम है, मान लीजिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, समथिंग लाइक दिस। तो इन दोनों में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी गर्ल्स एंड बॉयज़? तो इन दोनों में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इसकी, क्योंकि ये जो लोन पेयर है दिस विल नॉट अंडरगो फ्लिपिंग, ये रोटेशन नहीं करेगा, ये फ्लिप नहीं करेगा, और लेकिन ये लोन पेयर जो है ये बेचैन आत्माओं की तरह क्या करेगा?
फ्लिप करेगा, जिस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें मैंने एजम्पशन किया है कि आपको फ्लिपिंग नाइट्रोजन का आता है, जिसमें लोन पेयर रैपिडली अप एंड डाउन द प्लेन क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। सो गाइज, इस वीडियो में आपने सबसे पहले जाना न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, देन देयर आर मेनी केसेस विच यू हैव सीन। सो गाइज, आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।